एक श्रृंखला से चल पड़ी है। रोज कोई ना कोई एक पत्नी अपने पति का मर्डर कर रही है, और वो मर्डर भी कर रही है कैसे? अपने विलव्ड के साथ में, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। हम सब इतने आदी हो चुके हैं कि हर रोज अखबार में एक दो केसेस ऐसे आते ही हैं। लेकिन इस केस को देख के थोड़ा सा मैं इसलिए सोचने लगा कि ये गंगानगर से था, राजस्थान से था, और उसको मीडिया ने नाम दिया है श्री गंगानगर हनीमून मर्डर केस। मैं क्योंकि मेरा पालन पोषण सारा बीकानेर में हुआ, और बीकानेर पहले गंगानगर जो है वो बीकानेर का ही पार्ट था। बीकानेर एक रियासत थी और उसी रियासत का हिस्सा था, और जो बीकानेर के महाराज थे गंगा सिंह, वही गंग नहर लेकर के आए थे, और उसी नहर पे उन्हीं के नाम पे ये गंगानगर बसा। वहाँ पे पंजाबी पॉपुलेशन भी है, लेकिन प्रभाव जो है सारा मारवाड़ी पॉपुलेशन का है, मारवाड़ी विचारों का है। और मारवाड़ी एज सच कम्युनिटी काफ़ी, जिसे हम कहते हैं, पुराने विचारों की रहती है, और उसमें ऐसी घटनाएं ज़रा कम होती हैं। होती तो है, कहीं भी कोई ऐसा हिस्सा हिंदुस्तान का नहीं है, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं हो। लेकिन इस तरह की घटना बीकानेर के स्टेट में होना, पुरानी स्टेट यानी कि, थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको देखूं। ये केस जनवरी 2026 का एक दिल दहलाने वाली घटना है, जिसे मीडिया ने हनीमून मर्डर केस का नाम दिया है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक नवविवाहित दंपति है, जिसमें पति का नाम आशीष कुमार है जो 27 वर्ष के हैं, और पत्नी का नाम अंजलि है जिनकी उम्र 23 वर्ष है। शादी के कुछ ही महीनों बाद अपने गांव, जो पाकिस्तान सीमा के पास है, लगभग 1 किलोमीटर में, रात के खाने के बाद टहलने के लिए ये दोनों पति पत्नी बाहर निकले। कुछ समय बाद दोनों सड़क किनारे बेहोशी के हालत में मिले। आशीष को अस्पताल ले जाया गया, यानी कि पति को अस्पताल ले जाया गया, और वहाँ पे उन्हें डेड ऑन अराइवल, यानी कि आने पे ही मृत घोषित किया गया। अंजलि जिंदा थी, और उसने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी, और लुटेरे उसका सोना जेवर लेकर भाग गए। पुलिस को शक हुआ, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने इसे हिट और रन का और लूट का मामला माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोटें दिखाई गई या मिली डॉक्टर्स को, वह दुर्घटना जैसी नहीं थी। इसलिए मैं उन डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, और वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये जो चोटें हैं ये एक्सीडेंट में संभव होना नहीं है, यह केस मर्डर का है, ऐसा उन्होंने अपना निर्णय लिया। अंजलि भी उधर अपने बयान जो है बार बार बदल रही थी, सर्कमस्टांसेस को चेंज कर रही थी, और घटना स्थल पर संघर्ष के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। यानी कि वहाँ पे संघर्ष के, स्ट्रगल के निशान घटना स्थल पर बिल्कुल थे, कि वो दो नहीं थे, 2 से ज़्यादा लोग थे, और बहुत कुछ ऐसा लग रहा था, डिस्टर्ब था वह सीन ऑफ अकेरेंस, जिससे
पुलिस को और भी शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और एक बड़ा चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच के बाद पता चला कि अंजलि की शादी 6-7 साल से संजू, जो संजय जिसका नाम था, नामक युवक से प्रेम संबंध थे। यानी कि अंजलि की शादी से पहले अंजलि के 6-7 साल से एक संजय नामक युवक से प्रेम संबंध था। परिवार की मर्जी से उसकी शादी अक्टूबर 2025 में आशीष से कर दी गई। हालांकि उसका प्यार संजय से था, लेकिन उनकी शादी जो है अक्टूबर 2025 में आशीष से कर दी गई, जिनकी अभी हत्या हुई। अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी और अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। पुलिस के अनुसार पति को रास्ते से हटाने की साजिश यहीं से शुरू हो जाती है। पुलिस की जांच पड़ताल के अनुसार घटना की रात अंजलि जानबूझकर आशीष को सुनसान सड़क पर ले आई। वहां पहले से उसके प्रेमी राजू और राजू के 2 और साथी रोहित और रॉकी और सिद्धार्थ, यानी रोहित, रॉकी और सिद्धार्थ वहां ऑलरेडी छुपे हुए थे। सिद्धार्थ के साथ में एक बादल भी था। ये सब जो है छुपे हुए थे वहीं झाड़ियों में। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के आशीष पर डंडों से हमला कर दिया। जब आशीष की मौत नहीं हुई तो उसे गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अंजलि ने अपने कान के झुमके और आशीष का मोबाइल उन 2 लोगों को दे दिया। निश्चित रूप से ये पहले ही योजनाबद्ध रहा होगा और खुद बेहोश होने का नाटक किया और पूरी घटना को हिट एंड रन दिखाने की कोशिश की गई। सबूत के रूप में उसका कॉल डिटेल और पूछताछ के बाद पुलिस ने अंजलि से उसके प्रेमी संजू का पता लगा लिया और उसके साथ जो संजू के साथ में जो 2 अन्य साथी थे उनका भी पता चल गया। वह सारा उसकी मोबाइल कॉल और थोड़ा पूछताछ करने पर वह सब चीजें सामने आ गई। सभी को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसको, क्योंकि वैसे तो हनीमून मर्डर इसे नहीं कह सकते, लेकिन जो मीडिया है उन्होंने इसमें थोड़ा सा वह एंगल देखा कि बहुत दिन ज़्यादा कोई शादी को नहीं हुए थे, थोड़ा ही समय हुआ है, इसलिए उन्होंने इसका नाम हनीमून दे दिया। खास करके जब लवर के साथ मिलकर के उसी की पत्नी ने अपनी पति की हत्या की। और ऐसे बहुत से केसेस पहले हो चुके हैं जहाँ में प्रेमी की भूमिका है और उसके साथ में 1-2 लोग और हैं। तो इस कारण से केस की तुलना पहले हुए हनीमून मर्डरों से की गई और उसी के आधार पर उन्होंने इस केस को भी ये कहना शुरू किया कि हनीमून मर्डर है। अब प्रश्न ऐसा उठता है कि ऐसे केसेस में, ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना अत्यधिक आवश्यक होता है और ऐसा मनोवैज्ञानिक जो उनका एग्जामिनेशन है वह जरूर होना चाहिए, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि आखिर यह हत्या किस लिए और क्यों की गई है। यहाँ पे एक बात बड़ी स्पष्ट नजर आती है कि जो पत्नी है वह पहले से ही किसी के साथ में प्रेम प्रसंग में थी, संजू के साथ में, लेकिन इस तरह का अपने पति के साथ में
इतने समय रहने के बाद भी अपने प्रेमी के पास वापस जाने के लिए शादी के बाद वो अपने पति को मारने के लिए, और फिर आशीष जो संजू है वो आशीष को मारने के लिए दो और लोगों को अपने साथ में एक्म्प्लाइसेस बनाता है, और फिर सुनसान सड़क पे उसको ले जा करके, जो उसकी पत्नी ले जाने का काम करती है, पीट करके और बाद में गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। यह एक अपने आप में अत्यधिक बड़े साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने की संभावनाएं उस पत्नी में यानी कि अंजलि में बिल्कुल हैं। इनसे समझने में कुछ अब तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें केस काफ़ी मजबूत है, लेकिन हमें आगे से इस तरह की मानसिकता को समझने का मौका मिलता है। इसलिए मेरे हिसाब से उसका साइकोएनालिसिस होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि एक कैसी पत्नी पे आदमी शक करे, किस तरह के उसके लक्षण हो, किस तरह का उसका व्यवहार हो, किस तरह से वो अपने पति के साथ में पेश आ रही है शादी के तुरंत बाद, और किस तरह से अपने जो पूर्व प्रेमी हैं उनके साथ में उसका कैसे चल रहा है संपर्क, इन सब पे आधारित एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस जरूर होना चाहिए। मैं स्वयं इसमें करता कि लेकिन मैं स्वयं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी पूरी उनकी घटना की और पूरे उनके व्यवहार की ज्ञान नहीं है। जैसे मुझे संज्ञान होगा और पता चलेगा न्यूज़पेपर द्वारा या किसी और मीडिया के द्वारा, तो मैं निश्चित रूप से उसका साइकोएनालिसिस करना चाहूँगा, खास करके उस पत्नी का। लेकिन ये निश्चित है कि अगर किसी भी पत्नी में या लड़की में जिससे आपकी शादी होनी है या शादी हो रही है, उसमें नार्सिसिज्म, साइकोपैथिक या फिर सोशियोपैथिक ट्रेट्स नज़र आते हैं या फ्रैंकली नज़र आती हैं ये कंडीशंस, तो व्यक्ति को मेरे ख्याल में बचना चाहिए। इसी तरह कुछ स्वभावों की लिस्ट बनाई जा सकती है कि इस तरह के व्यवहार अगर होने वाली पत्नी में दिखाई दे तो व्यक्ति थोड़ा अलर्ट हो जाए, या फिर और तहकीकात करके पूरा उसके जीवन के बारे में, व्यवहार के बारे में जान ले। क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद तो फिर कोई या दुर्घटना होगी या वो व्यक्ति जीवन भर पछताएगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत 25, 30, 40 साल शादी चलने के बाद में फिर इन चीज़ों का पता चलता है, तो तब व्यक्ति की व्यथा और भी बढ़ जाती है। तो यह एक बड़ा, मेरी नज़र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, परिस्थिति है, जिस पे काफ़ी कुछ काम करने की आवश्यकता है साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को। खास करके फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को इस बात पे ध्यान देने का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं का फील्ड है और उन पे अत्यधिक काम करना चाहिए, जिससे कि आने वाले लोग ऐसी समस्याओं से बच सके, या अगर शादी हो गई है तो कुछ उसका इलाज किया जा सके, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बाद किया जाए और उसको ट्रीटमेंट के लिए सबमिट किया जा सकता है उस व्यक्ति को जो इससे सफ़र कर रहा है। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और भारत में खास करके जहाँ पे कोई मैरिज काउंसलिंग या पर्सनल काउंसलिंग का कहीं कोई व्यवस्था अवेलेबल ठीक से नहीं है, रादर साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी ही इतनी डेवलप नहीं हो पा रही हैं, वहाँ पे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रकार के केसेस की एनालिसिस करके और एक साइकोलॉजिकल मैनुअल या साइकोलॉजिकल परिस्थिति हिंदुस्तान में कैसी है उस पर काम करना चाहिए। यह मेरी सबसे रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो इस तरह की व्यवहार में इच्छुक है इसमें काम करने के लिए, या साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।
हम्म,